नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, तो इसके यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी ये महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एक बार जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं उनके दोबारा भी आने की संभावना रहेगी। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितने भी वीडियो हैं सभी का आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रक्षेपी प्रशिक्षण नहीं है, तो एक इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें जो सी आंसर माना गया है ये माना गया है ऑप्शन 4 को, 16 PF परीक्षण को। बाकी और जो यहाँ पर परीक्षण दिए गए हैं जैसे सही डब्बा परीक्षण, टैट परीक्षण, शौचालय परीक्षण, तो ये सभी परीक्षण यहाँ पर माने गए हैं। तो ये 16 PF परीक्षण है, इसको छोड़कर अन्य सभी व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपी विधियाँ यहाँ पर बताई गई हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, आवश्यकता का पद अनुक्रमिक सिद्धांत ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आवश्यकता का पद अनुक्रमिक सिद्धांत, तो ये था यहाँ पर मैस्लो के द्वारा। और ये जो सिद्धांत है ये आपने जरूर याद रखने हैं, क्योंकि इनके सिद्धांत एग्जाम में आ जाते हैं। तो आवश्यकता का पद अनुक्रमिक सिद्धांत का संबंध मैस्लो से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारीय ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्य ग्रंथि इनमें से कौन सी है। इसमें रहेगा ऑप्शन 4 पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि जो ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे एड्रिनल ग्रंथि, कंठ ग्रंथि और यौन ग्रंथि के कार्यों पर अपना नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे यहाँ पर मुख्य ग्रंथि कहा गया है, क्योंकि ये सभी जो इनको अपने नियंत्रण में रखती है, तो मुख्य ग्रंथि इसको कहा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें से सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किन के द्वारा दिया गया था। तो सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय है ये दिया गया था यहाँ पर यूंग के द्वारा, ऑप्शन 1। ये जो प्रत्यय सिद्धांत जो आ रहे हैं इन सभी आपने याद रखने, क्योंकि पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, अंगूर खट्टे हैं, तो ये किसका उदाहरण है यहाँ पर। तो ये बताया गया है यहाँ पर युक्तिकरण का। युक्तिकरण में व्यक्ति अपने अयुक्ति संगत व्यवहारों को एक युक्ति संगत एवं तर्क संगत व्यवहार के रूप में परिणत कर अपने आप को संतुष्ट कर अपना मानसिक तनाव दूर करता है। और इस तरह युक्तिकरण से 2 उद्देश्य की पूर्ति होती है। पहला तो यह है कि जब व्यक्ति लक्ष्य पर पहुंचने में असमर्थ रहता है तो इससे उत्पन्न कुंठा की गंभीरता को युक्तिकरण कम कर देता है। और दूसरा यह है कि यह व्यक्ति के द्वारा किए गए व्यवहार के लिए एक स्वीकार्य अभिप्रेरक प्रदान करता है। तो अंगूर खट्टे हैं यहाँ पर युक्तिकरण के बताया गया है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था। तो अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तो इसका जो संबंध है ये स्किनर के साथ है। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये स्किनर के द्वारा दिया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर। और यह सिद्धांत साधनात्मक अनुबंधन पर आधारित है, जिसमें प्रयोज्य के सीखने के व्यवहार का अध्ययन सक्रिय रूप से किया जाता है। तो ये सिद्धांत जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है यहाँ से जरूर पूछ जाता है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ जो होती है ये किन के बीच की होती है। तो औसत वाले यहाँ पर पूछा गया है। तो औसत वाले की मानी गई है यहाँ पर 90 से 109 के बीच की। नेक्स्ट, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है। तो मापन के जो स्तर है इनमें सबसे अच्छा मापन के स्तरों में माना गया है ये अनुपात को। तो स्तर में जो अनुपात है इसे सबसे बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं।
तो जीन पियाजे का है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और इसमें अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था की विशेषताएं हैं। तो ये विशेषताएं मानी गई है यहाँ पर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्थाएं। तो अमूर्त तर्क एवं नैतिक चिंतन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की चौथी और अंतिम अवस्था है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से जन्मजात व्यक्ति के गुणों का योगफल कौन सा है? तो जन्मजात व्यक्ति के गुणों का योगफल, तो ये माना गया है यहाँ पर वंश अनुक्रम को। वंश अनुक्रम जन्मजात व्यक्ति के गुणों का योगफल है। वंश अनुक्रम क्या होता है? जो आपके जिन जो होते हैं, जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते रहते हैं, जो आपके पिता से आपको प्राप्त हुए हैं या और आपके पिता को आपके बाबा से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से ये वंश अनुक्रम ज़्यादा चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो ये माना गया है यहाँ पर मार्गान्तिकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, प्रत्ययों का बनते रहना एक इनमें से किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये मानी गई यहाँ पर संचयी। तो प्रत्यय बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का एक कारण नहीं है? तो भूलने का एक कारण नहीं माना गया है ये शिक्षक की योग्यता का होना। तो इसमें और जाए या जैसे मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा, तो ये सभी कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक की योग्यता यहाँ पर इसमें नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, स्पीयरमैन के द्वारा 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता ये क्या कहलाती है? तो स्पीयरमैन के अनुसार पूछा गया है। तो यह है यहाँ पर जी कारक का सिद्धांत। तो स्पीयरमैन ने अपना जो द्विकारक का सिद्धांत दिया था, इसमें बुद्धि की संरचना में मूल रूप से दो कारक, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक ये जो जी आपने लिखा हुआ देखा होगा, तो इसको होता है जी फैक्टर अर्थात सामान्य कारक। और एक आपने एस लिखा हुआ देखा होगा, तो स्पेसिफिक फैक्टर अर्थात यहाँ पर विशिष्ट कारक। तो सामान्य कारक और विशिष्ट कारक को निहित माना है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है कि स्पीयरमैन का जो सिद्धांत है कौन सा है? तो द्विकारक सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। तो स्पीयरमैन ने अपने द्विकारक सिद्धांत में बुद्धि की संरचना में मूल रूप से दो कारक, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक को निहित माना है। इनमें जी कारक को तर्क और समस्या समाधान करने की क्षमता माना गया है। तो ये वाला जी कारक यहाँ पर ये हिंदी में दे रखा है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो साइड में इंग्लिश भी दी गई होती है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि कई बार हिंदी का जो है शब्द समझ में नहीं आता है। तो साइड में एक बार जो है इंग्लिश वाले पर भी नज़र मार लिया करें, तो इससे ज़्यादा समझने में आसानी हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, अल्बर्ट बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण के द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है। तो इसको कहा गया है यहाँ पर निरीक्षणात्मक अधिगम। तो ये जो अल्बर्ट बंडूरा जो है एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्री हैं, और कहाँ के हैं? अमेरिका के। इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1925 को कनाडा में। और अल्बर्ट बंडूरा ने यह कहा था कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण के द्वारा सीखते हैं, जिसको निरीक्षणात्मक अधिगम कहते हैं। और निरीक्षणात्मक अधिगम को अल्बर्ट बंडूरा ने सीखने का व्यवहारिक तरीका बनाया है। तो यह आपने याद रखना है कि अमेरिका के ये रहने वाले थे और 4 दिसंबर 1925 को कनाडा में इनका जन्म हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो द्वितत्व का सिद्धांत तो ये दिया गया था यहाँ पर स्पीयरमैन के द्वारा। तो स्पीयरमैन ने इसको दिया था। और अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक चार्ल्स स्पीयरमैन हैं। इनका पूरा नाम कई बार आ जाता है, आप आधा ही नाम जानते हैं, जैसे स्पीयरमैन ही ज़्यादातर लिखा हुआ आता है। तो चार्ल्स स्पीयरमैन, उन्होंने कहा था कि ज्ञान सामान्य संज्ञानात्मक क्षमता है जिसे मापा जा सकता है तथा संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
नेक्स्ट जो रहेगा, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता यहाँ पर क्या कहलाती है? तो सीखी हुई बात को स्मरण रखना और पुनः स्मरण करने की असफलता, इसको कहा गया है विस्मृति। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखना अर्थात याद रखना या पुनः स्मरण करने की असफलता, ये विस्मृति कहलाती है। भूल, जिसे आप कह सकते हैं कि जो कुछ याद किया था वो भूल गई। तो यह स्मृति का नकारात्मक पक्ष है। विस्मृति होता है भूलना, जो कुछ आपने याद किया है उसको भूल गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके परिवहन के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, तो इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1, व्यक्तित्व इसको कहा गया है। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके परिवहन के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, तो उसे व्यक्तित्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सामान्य पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? यहाँ पर कई क्वेश्चन इसमें निकल के आते हैं। पुरुष में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? XY, ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है। और महिलाओं में कितने होते हैं? तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो पुरुषों में XY और जबकि सामान्य जो महिला होती है इसमें XX गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र में एक ऐसी विशेष संरचना होती है जिसके द्वारा माता पिता के अपने और उनके पुरखों के गुण उनकी संतानों में आते हैं। 40 गुणसूत्र जाए माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्त अंकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्त अंक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्त अंक होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको कहा गया है यहाँ पर मध्य अंक। समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्त अंक और जिसके ऊपर के आधे प्राप्त अंक, ये बिंदु है बीच में, इससे ऊपर के और इससे नीचे के, तो मध्यांक इसके यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट रहेगा, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से कौन सी एक विधि है? आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से, तो ये विधि मानी गई है यहाँ पर स्तंभ आकृति। स्तंभ आकृति विधि जो है ये आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शित करने की एक प्रमुख विधि है और इसमें प्रत्येक वर्गांतर की आवृत्ति को एक आयत के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सबसे अधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सबसे अधिक ध्यान, तो ये माना गया है यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता पर, क्योंकि जो कक्षा जो होती है उसमें अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ जल्दी सीखने वाले होते हैं, कुछ धीमे सीखने वाले, तो सभी के ऊपर जो है शिक्षा का ध्यान होना चाहिए। तो ये ही मनोवैज्ञानिक तथ्य यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। तो यह जो कथन है इनमें से किन का था? तो ये जो कथन है ये वुडवर्थ का था। तो ये मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ। इनके अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। तो ये कथन है यहाँ पर वुडवर्थ का है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर, मनोलैंगिक विकास में सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल ये किससे संबंधित है? तो इसका संबंध माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 2, 6 से यौवन तक। गर्भावस्था जो है इसका समय कितना है? तो गर्भधान से जन्म लेने तक। उसके बाद शैशवावस्था होती है 0 से 5 साल की। शैशव के बाद बाल्यावस्था आती है, आप 5 से 12 साल की इसको कह सकते हैं। उसके बाद किशोरावस्था आती है 12 से 18 वर्ष की, और उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था 18 से लेकर आगे मृत्यु पर्यंत तक। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन 2 माना गया है, 6 से यौवन तक की।
तो ये जो है यहाँ पर बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के बीच की होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन ये इनमें से किसने किया था। तो ये प्रतिपादन किया गया था यहाँ पर एरिक्सन के द्वारा। इस सिद्धांत में व्यक्तिगत, सामूहिक तथा सामाजिक विकास को समन्वित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इदम, अहम और पर अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। तो ये किन के अनुसार है? इदम, अहम और परम अहम। तो ये माने गए हैं यहाँ पर वाटसन, ये है फ्राइड के अनुसार। तो ये हैं यहाँ पर फ्राइड के अनुसार। फ्राइड के अनुसार जो इदम, अहम और परम अहम व्यक्ति के 3 घटक है। इन तीनों में इदम को फ्राइड ने अधिक महत्व दिया है। आइडी ईगो, सुपर ईगो, ये आपने जो लिखा हुआ देखा होगा। तो इन्हीं को इदम, अहम या परम अहम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा सीखी जाती है। तो किस व्यवहारवादी के अनुसार? तो ये मानी गई यहाँ पर स्किनर के अनुसार। स्किनर का विचार था कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा सीखी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप यहाँ पर नहीं माना गया है। ये रहेगा ऑप्शन 1 प्रसार। इसको छोड़कर अन्य सभी यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है अधिगम। अधिगम में प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक ये इनमें से किसने किया था? तो प्रयत्न व भूल का सिद्धांत यह दिया गया थॉर्नडाइक के द्वारा। और इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपन किसी व्यक्ति के सम्मुख दिया जाता है तो वह उसके प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करता है। इनमें से सही अनुक्रिया का संबंध उद्दीपन के साथ हो जाता है। ये संबंध सीखना है। प्रयत्न व भूल। सबसे पहले अगर आप कोई काम शुरू करते हैं जो आपने पहले नहीं किया है तो उसमें आपको गलती ज़रूर होगी, लेकिन जैसे जैसे आप उसको करना शुरू करते हैं तो आप या उसको बिना भूल के कर लेते हैं। तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत यह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इनमें से किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। और एक एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आया हुआ था, बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है, जमा है, भाग है। तो इस प्रकार भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपने याद रखना है, बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। ये गुणनफल तो किसी भी तरीके से एग्जाम में जाए क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पहले भी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसमें सी आंसर हमारा ऑप्शन 3 रहेगा हॉलैंड। तो हॉलैंड जो है इनके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। और हॉलैंड के अनुसार वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों तथा प्रभावों और दशाओं के सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि विकास व परिपक्वता को प्रभावित बनाती है। वंशज क्रम और वातावरण के संबंध में स्पष्ट है कि व्यक्ति के विकास में वंशज क्रम और वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।